एवरीबॉडी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब हम इंडिया में जो हमारा लैंड एरिया है उसका कैसे यूज करते हैं, किन एक्टिविटीज के लिए हम लैंड का यूज करते हैं इन इंडिया, वो हम आज के वीडियो में जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। Land use pattern means the different ways in which the land is used by people for various purposes. Land use pattern का मतलब है कि हम लैंड का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज के लिए हम उन लैंड एरियाज का यूज कर रहे हैं, उसको कहा जाएगा लैंड यूज पैटर्न। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। अब इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, जो हम पिछले भी 2 वीडियोस में देखते हुए आए हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी टोटल एरिया इतना है इंडिया का। However, the land use data is available for only 93% of this area. लेकिन इस पूरे एरिया में से, इस पूरे लैंड एरिया में से सिर्फ 93% जो लैंड है उसी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ 93% लैंड के ही बारे में हमें पता है कि हम उसका यूज किस तरह से कर रहे हैं। बाकी का 7% हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, 7% लैंड का। क्यों? क्योंकि वो लैंड जो है वो कंफ्लिक्टिंग या कह लो बॉर्डर्स पे है, कंफ्लिक्ट है उन बॉर्डर्स के साथ। हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे कंफ्लिक्ट्स हैं। जैसे चाइना की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में जो अक्साई चीन वाला एरिया है उसे चाइना क्लेम कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है, और साथ ही साथ एलओसी जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कंफ्लिक्ट है उसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं, इनका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है उतने अमाउंट में। लक्षद्वीप आइलैंड्स का भी नहीं है। तो ये जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके साथ या तो हमारे कंफ्लिक्ट चलते रहते हैं, जिनके लिए हमारे नेबर्स के साथ, या फिर टोपोग्राफी की वजह से जो आइलैंड्स हैं उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये 7% लैंड एरिया हमारा ऐसा है जिसका लैंड यूज डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 93% का ही हमारे पास रिकॉर्ड है। करंट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे प्रेजेंट टाइम में हम लैंड को यूज करते हैं। हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी पिछले वीडियो में, जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज को। इंडिया में किस टाइप का लैंड है उसे हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया, नेट जोन एरिया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फैलो लैंड, और हमने लास्ट देखा था अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो ये सब हमने 5 कैटेगरीज देखी थी पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमारे इंडिया में हम इन सब जो लैंड एरियाज है उनका यूज कैसे कर रहे हैं, कितना लैंड हमारे पास अवेलेबल है। फॉरेस्ट 22% है। इस पूरे लैंड एरिया में से इंडिया का जितना भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 22% हमारे पास फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट जो है वो 22% कवर करते हैं इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। लेस देन द आइडियल 33% टारगेट एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारी, यानी कि हम लोगों को फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमने जो भी पॉलिसीज बनाई है, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक टारगेट सेट किया था कि हमारी कंट्री का 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। लेकिन अभी कितना है, 22%, यानी अभी भी हम 11% पीछे हैं। अभी हमें 11% और इंक्रीज करना है, फॉरेस्ट एरिया को और ज्यादा बढ़ाना है। देन नेट जोन एरिया 43% है, यानी कि वो लैंड एरिया जिसपे हम रेगुलरली कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। प्लेन एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। नेट जोन एरिया जो है वो प्लेन एरियाज में है। प्लेन एरियाज में क्योंकि हम ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्लेन एरिया सुटेबल है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। माउंटेन्स पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। फर्टाइल सॉइल मिलेंगी, सुटेबल कंडीशंस आपको मिलेंगी प्लेन एरियाज में, जहां पे आप अच्छे से फार्मिंग कर सकते हो। तो 43% एरिया जो है वो नेट जोन एरिया की कैटेगरी में आता है, यानी पूरे प्लेन एरियाज जो है वो नेट जोन एरियाज की कैटेगरी में आते हैं। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, 8% ऐसा लैंड है हमारे पास। 8% हमारे पास ऐसा लैंड एरिया है जिसपे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, वो एरियाज कौन से हैं? अर्बन एरियाज, यानी जो शहर वाले जो इलाके हैं, शहर के जो एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं। साथ ही साथ वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा रहे हैं, घर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम उस लैंड का यूज फार्मिंग के लिए तो नहीं कर सकते। तो 8% हमारे पास ऐसा लैंड अवेलेबल है जिसपे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड
8%। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में हमने देखा था पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड होते हैं इसमें, यानी 8% हमारे पास ऐसा भी लैंड अवेलेबल है जो हमारी लाइफ स्टॉक के लिए, यानी कि जो भेड़ बकरी होती हैं उनके लिए है। हर्डर्स अपने लाइफ स्टॉक को लेकर के जाते हैं वहां पे ग्रेजिंग करवाने के लिए, ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए इस लैंड एरिया का यूज किया जाता है। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड 8% है हमारी कंट्री में। देन फैलो लैंड, फैलो लैंड हमने देखा था करेंट फैलो और अदर देन करेंट फैलो, ये दो तरह के और क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन आते हैं इसके अंडर में। तो 7% हमारे पास फैलो लैंड है। फैलो लैंड में दो जो क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है, जो करंट फैलो है। करंट फैलो यानी कि जिस लैंड को हमने 1 साल से कम समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, और अदर देन करंट फैलो में वो लैंड एरिया आएगा जिसे हमने 1 to 5 इयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है। तो फैलो लैंड हमारे पास 7% है। देन वेस्ट लैंड और बैरन लैंड हमारे पास 5% अवेलेबल है, यानी वेस्ट लैंड जिसपे हम लोग कोई कल्टीवेशन कर नहीं रहे हैं, हम वेस्ट है, हमने वेस्ट छोड़ दिया है, उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया है, 5 ईयर से ज्यादा समय तक के लिए हमने उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है। और बैरन लैंड, उस पे तो वो बंजर जमीन होती है, फर्टिलिटी नहीं होती है, उस पे हम वैसे ही फार्मिंग नहीं कर सकते। तो वेस्ट लैंड और बैरन लैंड ये भी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन की ही कैटेगरी में आते हैं, सब डिविजन की बात की जाए तो अगर हम अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें तो 8% ऐसा एरिया है, ऐसे अर्बन एरियाज हैं जिनकी वजह से हम जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मिंग की जा सकती है, यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट की जा सकती हैं, पर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, लोगों के घर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं हम, इस वजह से यहाँ पे फार्मिंग कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे वेस्टलैंड और बैरन लैंड वो लैंड एरिया हो गया जहाँ पे हम खेती कर ही नहीं सकते, जो लैंड हमारी पूरी वेस्ट है, जिसपे क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर सकते। 5% वो लैंड है हमारे पास वेस्ट लैंड एंड बैरन लैंड। रीजनल वेरिएशंस इन लैंड यूज, अब रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का टेरेन है, अलग अलग टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है, तो लैंड का यूज भी डिफरेंट टाइप से किया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबको पता है कि उतना कल्टीवेशन होता नहीं है, फार्मिंग उतनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ड्राई एरिया है, वहां पे उतना पानी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, और इसी वजह से कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता राजस्थान में। और यही अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, फार्मिंग की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी सबसे पहले यहीं आया था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के साइड। तो ये जो एरियाज है यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्रॉप्स बहुत ज्यादा कल्टीवेट की जाती हैं इस एरिया में। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज हैं जिनका यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। यही अगर हम बात करें झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, तो वहां से हम लोग मिनरल्स लेके आते हैं, जो हमने पढ़े थे पहले भी, पिछले वीडियोस में भी। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ की लैंड का कैसे यूज किया जा रहा है? माइनिंग पर्पसेस के लिए। पंजाब, हरियाणा, यहाँ की लैंड का यूज कैसे किया जा रहा है? फार्मिंग के लिए। राजस्थान में हम कल्टीवेशन कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे हम दूसरे रिसोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसका यूज करते हैं। तो हर एक रीजन की अलग अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग रीजन को, अलग अलग एरियाज को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, यानी डिफरेंट एरियाज जो है, डिफरेंट टाइप के जो लैंड है, उनका यूज हम डिफरेंट टाइप से करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के साथ करते हैं। डिफरेंट टाइप का लैंड है तो हम डिफरेंट टाइप से ही उनका यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज उन पे करेंगे। देन कुछ प्रॉब्लम्स है इंडिया में और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हमें पता है, हम इन्हें फॉलो करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ ज्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया का हमने टारगेट बना रखा है कि 33% हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए इंडिया में। अगर हम फॉरेस्ट कट करेंगे, पेड़ काटेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम ये टारगेट पूरा कर नहीं पाएंगे, तो हमें ये डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी ज्यादा और प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉइल लूज हो जाती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, काफी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, प्रेसिपिटेशन जो है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की ही वजह से, अब पेड़ों के थ्रू ही लीव्स जो होती हैं उन्हीं के थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से वेपर के फॉर्म में वाटर जो है, वाटर वेपर बनके इवेपोरेट हो जाता है इन लीव्स के थ्रू, और तभी जाके प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर हम पेड़ कट कर देंगे तो उतने वेपर्स नहीं जा पाएंगे, इवेपोरेट नहीं कर पाएंगी, यानी क्लाउड्स उतने फॉर्म नहीं होंगे और प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगी। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा क्लाइमेट है उस पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, पूरा जो नेचर है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब इसके ये डिफॉरेस्टेशन जो है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, क्या सॉल्यूशन होगा उसका? एफॉरेस्टेशन, यानी कि अब हम लोग पेड़ लगाएं, पेड़ काटे ना, हम एक्स्ट्रा जो ट्रीज हैं वो प्लांट करें।
ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। अब एक और प्रॉब्लम क्या आती है, हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। कभी कभार होता है कि हम बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं क्रॉप्स को, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एक तरह से लोमी टाइप की हो जाती है, लोमी टेक्सचर हो जाता है सॉइल का, सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल में, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज कर रहे हैं, इरिगेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी सॉइल पे हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, इन केमिकल्स की वजह से जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, और ज्यादा इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका क्या सॉल्यूशन है, प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट। हमें प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट करना है, यानी इरिगेशन को मैनेज करना है, सही तरह से हमें इरिगेशन टेक्निक्स का यूज करना है। हम लोग अलग अलग टाइप की इरिगेशन टेक्निक्स जो है उनका यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे हम वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनसे बच सकते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे जैसे हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं, यानी कि अब हम लोग, हमारा शहरीकरण होता जा रहा है, यानी अब हम लोग अर्बन एरियाज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा सेटअप कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए लैंड कहाँ से आ रहा है, एक्स्ट्रा लैंड तो हमारे पास आएगा नहीं, लैंड उतना ही लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उनको कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को लैंड मिल सके इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें लैंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अब जैसे जैसे अर्बनाइज होते जा रहे हैं हम, हमारी सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, इंडस्ट्री सेटअप होती जा रही है, तो उसके साथ हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। और इसी की वजह से अब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी, फॉरेस्ट हम कट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड से जो खेत हुआ करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, उनका भी यूज अब हम हाउसेस बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कल्टीवेबल लैंड है, जिसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो फर्टाइल लैंड है, वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड तो आप अपने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ले रहे हो, और बचता क्या है, वेस्ट लैंड, बैरन लैंड, जिसका आपको सही मायने में वेस्ट लैंड और बैरन लैंड का यूज करना चाहिए अपने इंडस्ट्रीज और अपने हाउसेस सेटअप करने के लिए। वहां पे हम फर्टाइल एरियाज जो है उनका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फर्टाइल एरियाज है उनमें कमी देखने को मिलती है हमें। और इसका क्या सोल्यूशन होगा, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करनी है हमें, यानी जो एरियाज फर्टाइल नहीं है उन एरियाज का यूज करें हम डिफरेंट इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, डिफरेंट दूसरे पर्पसेस के लिए। और जो फर्टाइल लैंड है, जो कल्टीवेबल लैंड है, उसे हम छोड़ दें कल्टीवेशन के लिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन हो सके, क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सके। लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है, हमारी जो लैंड है, हमारा जो सॉइल है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, हम अपने लैंड को खराब कर रहे हैं, फर्टिलिटी होती जा रही है सॉइल। हमारा जो लैंड है, अब जैसे क्लाइमेट बदलता जा रहा है, हमारी ही वजह से, हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से, ह्यूमन बींग्स की गलतियों की वजह से, जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रॉट जैसे चांसेस बढ़ जा रहे हैं, सैलिनिटी बढ़ जा रही है, काफी ज्यादा और प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो खराब होता जा रहा है, लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें स्टार्टिंग से ही, स्कूल से ही छोटे छोटे बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहिए, सभी को अवेयर करना चाहिए हमें कि आप अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक्शंस लो, प्लान्स बनाओ और उन्हें इंप्लीमेंट करो। तो हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, सभी लोगों को बताना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। लोगों को अवेयर करना है कि अगर आज आपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है हमारी फ्यूचर जनरेशन सस्टेन ना कर पाए। तो उसके लिए लोगों को अवेयर करना है कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है विंड के थ्रू, है ना, विंड हो गई, वाटर हो गई, काफी तरह से हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। और इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। हम लोगों को सॉइल को बचाने के लिए, सॉइल के जितने भी सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए काफी नई नई टेक्निक्स लाने की जरूरत है, नए नए सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए जो हर कोई इंसान फॉलो करे, तो हम हो सकता है इन सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल सकें। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हम लोग लैंड का किस टाइप से यूज कर रहे हैं इंडिया में स्पेशली। तो इंडिया में जितने भी 5 कैटेगरीज हैं हमारे पास, वो कितने परसेंट ऑफ लैंड कवर करती हैं, इंडिया का कितना परसेंट ऑफ लैंड एरिया कवर करती हैं, वो हमने आज की वीडियो में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।